Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया। न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स नए सेल्स और टिश्यूज बनाते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं और जिस्म में जितनी भी अदर सब्सटेंसेस तैयार होते हैं जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन तमाम चीज़ों को तैयार करने के लिए भी आपको ये मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। तो इन मटेरियल्स, इन मॉलिक्यूल्स, इन सब्सटेंसेस को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, इन मॉलिक्यूल्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बच्चों, न्यूट्रिएंट्स की 7 कैटेगरीज है, या यूं कह लें कि आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं आप उनको 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स होती है जी, फिर उसके बाद प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये जो 7 किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सातों न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अब इनमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें एनर्जी के लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हम अपनी बॉडी में डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपनी बॉडी में रिपेयरिंग करते हैं। तो मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के आपके पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो अब इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये पॉलीमर्स और मोनोमर्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को समझने से पहले हमें ज़रा पॉलीमर, मोनोमर पर बात करनी होगी। बच्चों, हम जानते हैं कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये जो एटम्स कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, एक दूसरे से आपस में अटैच नहीं है, सेपरेट है, इन मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। और अगर ये आपस में कंबाइन हो जाए, चेन की शक्ल इख्तियार कर लें, जुड़ जाए, तो फिर ये पॉलीमर्स कहलाती है। ठीक है, आपकी बॉडी में दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे, मोनोमर्स की शक्ल में भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी कि हर मॉलिक्यूल्स अलग-अलग होंगे, एक दूसरे से अलग अलग। और आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स पॉलीमर्स की शक्ल में होते हैं। ये पॉलीमर्स मोनोमर्स को कंबाइन करके बनती है। बहुत सारे मोनोमर्स को अगर हम कंबाइन करें तो पॉलीमर होती है। अगर आप 2 मोनोमर्स को कंबाइन करें तो उसको डाइमर कहते हैं। 3 मोनोमर्स कंबाइन हो जाए तो ट्राइमर कहलाती है। और अगर बहुत सारे 10, 20, 22, 25, 30 मोनोमर्स कंबाइन हो जाए तो जो चेन बनती है उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मोनोमर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो पॉलीमर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो ये बात जरा ध्यान में रख लीजिएगा कि अलग अलग है मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स कहलाएंगे। चेन जुड़कर आपस में चेन बना ली, एक हो गए ये सारे, तो ये पॉलीमर कहलाती है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो 10 का नोट, आपके पास 10 का नोट है और अगर आप उसको उस 10 के नोट को खुला करा के एक एक के 10 सिक्के ले लें, तो ये एक एक के 10 सिक्के ये मोनोमर्स है, अलहदा होगा एक दूसरे से, मोनोमर्स। और अगर आप इन्हीं एक एक के 10 सिक्कों को मिला के एक 10 का नोट बना लेंगे तो ये पॉलीमर हो जाती है। ठीक है, तो ये जरा पॉलीमर, मोनोमर जो है ये आपको आज के लेक्चर के लिए जहन में रखना होगा। अब वापस आते हैं, हमने बात की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। 7 कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया, जिसमें पहली कैटेगरी होती है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है, पहली बात, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट्स होते हैं, इनमें कोई चौथा एलिमेंट नहीं होगा। कौन से 3 एलिमेंट? कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाम देखें आप, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाम से जाहिर होता है कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन होगा। अगर 4 हाइड्रोजन होंगे तो 2 ऑक्सीजन होंगे, यानी जितना ऑक्सीजन होगा हाइड्रोजन उसका डबल होगा। ऐसे न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लूकोज, राइबोस, सक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपकी बॉडी में चाहिए होते हैं। ठीक है, इन सबके फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। सब में देख लें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बस 3 ही एलिमेंट है, कोई चौथा एलिमेंट नहीं है। और ये भी देख लें कि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 का रेशियो आ रहा है। हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन सिंगल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में पाया जाए, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अब आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स आ जाती है। मोनोसेक्राइड का मतलब है मोनोमर, डाइसेक्राइड का मतलब है डाइमर। यानी अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल बना गए बस, और वो एक मॉलिक्यूल अलग है, तो वो मोनोसेक्राइड है। और अगर मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड मिल गए तो वो डाइसेक्राइड हो जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज, सक्रोज, ये हैं जी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज जो है, देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्होंने मिलकर एक सिंपल सा मॉलिक्यूल बना लिया। ग्लूकोज एक मोनोमर है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड कहलाएगी। जबकि सक्रोज को देखें जी, 2 ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे होंगे आप, 2 ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हुए हैं, यानी कि 2 मोनोमर आपस में कनेक्ट हुई, एक डायमर बना हुआ है। तो आपको मोनोमर डायमर बताया था ना मैंने, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है मोनोमर, 2 जुड़ गए तो डायमर। कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल सा जो मोनोमर होता है उसको मोनोसेक्राइड कहा जाता है, और 2 मोनोसेक्राइड जुड़ जाती हैं, डायमर बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट के डायमर्स को डाइसेक्राइड कहते हैं। तो ये जो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है, दे आर कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाली। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीमर्स होती हैं, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के जो पॉलीमर्स बनती है, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स को आप मोनोसेक्राइड कहते हैं। तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को मिलाकर अगर आप एक पॉलीसेक्राइड बना लें तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। मिसाल के तौर पे स्टार्च, ग्लाइकोजीन, सेल्यूलोज, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये 2 कैटेगरी हो जाएंगी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की। एक कार्बोहाइड्रेट ऐसी हैं जो कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स पर मुश्तमिल है, उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी हैं जो पॉलीसेक्राइड्स पर मुश्तमिल है, उन्हें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े हुए, मोनोसेक्राइड का मतलब एक अकेला सिंगल मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का, डाइसेक्राइड का मतलब 2 मोनोसेक्राइड जुड़कर एक छोटी सी चेन बनाई हुई हो, तो उसको आप डाइसेक्राइड कहते हैं। अब बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है जी आपकी बॉडी में? व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंपाउंड है आपकी बॉडी में, सबसे पहले यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी हासिल करने के लिए खाते हैं। आपकी बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा, इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी हासिल करती है आपकी बॉडी। तो इट इज द फर्स्ट एंड द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपने बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाए, सारे तो नहीं टूट के एनर्जी निकलेगी, जाहिर है आपको जितनी एनर्जी चाहिए होगी आपने उतने कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया, आपकी बॉडी ने एनर्जी हासिल कर ली। अब जो फालतू बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है, फालतू है, मिसाल के तौर पे आपने 1000 मोनोसेक्राइड्स लिए, 10 उसमें से ब्रेक होके उसमें से आपको एनर्जी मिल गई, 9 बच गए। तो अब ये जो 90 कार्बोहाइड्रेट्स बच जाती हैं, दे कंबाइन या आपस में मिलकर एक पॉलीसेक्राइड बना देती हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिन। और ग्लाइकोजिन की शक्ल में
ये लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। ये बात याद रखिएगा, ये हम अभी एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स के अंदर ऐसा माजरा है। एनिमल्स के अंदर जितनी भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो सारी आपस में जुड़ के एक लंबी सी पॉलीसेकेराइड बना देती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिन। और ग्लाइकोजिन जो है फिर वो हमारे लीवर और हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजिन की शक्ल में स्टोर होने से क्या हुआ, ये हमारे पास एनर्जी वाला कंपाउंड हमने स्टोर कर लिया। अब बाद में हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए होगी तो वो इस ग्लाइकोजिन के जरिए एनर्जी हासिल कर लेगा। तो ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आपको फौरन से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है ताकि जब कभी बाद में आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो तो कार्बोहाइड्रेट फर्दर आपको बाद में भी एनर्जी प्रोवाइड कर दे। इसके अलावा आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होकर फैट में भी तब्दील हो जाता है। फैट अभी हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स की ही एक कैटेगरी है फैट। आप अभी इसी लेक्चर में इसको स्टडी करोगे। सो फैट आप एक न्यूट्रिएंट से हासिल कर लेते हो और आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लीवर जो है उसको ब्रेक करके उसको फैट में भी कन्वर्ट कर देता है। अब जब फैट की शक्ल में कन्वर्ट होता है तो फैट जो है फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है। लीवर में और मसल्स में ग्लाइकोजिन स्टोर होती है और फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है। और एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के नीचे होता है, जिससे हमारे स्किन के नीचे एक फैट की लेयर तैयार हो जाती है। इस शक्ल में आपके कार्बोहाइड्रेट का तीसरा रोल हो गया। आपके कार्बोहाइड्रेट ने आपको एक दूसरा न्यूट्रिएंट बना के दे दिया। तो ना सिर्फ आपको ये सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बल्कि स्टोर हो जाते हैं ताकि बाद में अगर आपको एनर्जी चाहिए हो तो भी आपको बाद में एनर्जी मिल जाए। प्लस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर फैट यानी एक और दूसरे किस्म का न्यूट्रिएंट बन जाता है। फैट जिसके जो यूज है वो हम अभी फैट में बात कर लेंगे। ये हमने अभी एनिमल की बात की थी। और प्लांट में, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना ग्लूकोज बना लेता है। लेकिन जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होता है, एनिमल ने तमाम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजिन की शक्ल में स्टोर किया था। प्लांट अपने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की शक्ल में स्टोर करता है। ठीक है, बस ये फॉर्म है ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स। बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलके जो पॉलीसेकेराइड्स बना रही है उनमें एक होता है ग्लाइकोजिन, एक होता है स्टार्च। एनिमल्स जब अपने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा तो ग्लाइकोजिन की शक्ल में स्टोर करेगा और प्लांट अपने कार्बोहाइड्रेट को जब स्टोर करेगा तो स्टार्च की शक्ल में स्टोर करता है। मकसद वही है जी, प्लांट ने जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया स्टार्च की सूरत में, तो रीजन उसका वही है कि जब कभी अगर प्लांट को बाद में एनर्जी की जरूरत हो तो इसी स्टार्च को यूटिलाइज करके प्लांट एनर्जी हासिल कर ले। तो देख रहे हैं ज्यादातर रोल इसका एनर्जी से ही रिलेटेड है। एक तो आपको ये फौरन से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, फिर स्टोर होकर बाद में एनर्जी प्रोवाइड करने की भी आपकी बॉडी के अंदर एक अरेंजमेंट हो जाती है। बस स्टोरेज की फॉर्म अलग है। एनिमल के अंदर ये ग्लाइकोजिन की शक्ल में स्टोर हो रहा है, प्लांट के अंदर ये स्टार्च की शक्ल में स्टोर हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे आपके सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी उनको बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एटीपी, एडीपी, आरएनए, डीएनए, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो चाहिए होते हैं बनाने के लिए। एटीपी के अंदर शुगर होती है, एडीपी के अंदर भी शुगर होती है, आरएनए, डीएनए के अंदर भी शुगर होती है। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से आप एनर्जी हासिल करते हैं, प्लस आप इन कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से सेल्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी बनाते हैं। अब ये कहाँ से इनको हासिल किया जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो आपके जो फल होते हैं, ब्रेड होती है, मिल्क होती है, सीरियल्स होते हैं और जितनी भी मीठी चीजें हैं वो सब आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं। ये हो गया जी पहला न्यूट्रिएंट। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की, प्रोटीन्स। बच्चों प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक चेन बना गए और उस चेन को आप प्रोटीन कह रहे हैं। अब प्रोटीन में जो एक सिंगल यूनिट होता है जिससे मिलकर प्रोटीन की चेन बनी हुई होती है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है ये एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखें, कार्बन मौजूद होता है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है और नाइट्रोजन मौजूद होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
जबकि प्रोटीन के जो सिंगल यूनिट है अमाइनो एसिड्स, उनमें 4 एलिमेंट्स लाजमी होने चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर होती है, एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, अमाइनो एसिड्स की। और अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स में सल्फर और फास्फोरस भी शामिल होता है, ठीक है, लेकिन ये 4 एलिमेंट्स लाजमी होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 आपको लाजमी मिलेंगे अमाइनो एसिड्स में। बाकी सल्फर, फास्फोरस हो ना हो, उससे फिर अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं। अब ये एक अमाइनो एसिड है और ऐसी बहुत सारी अमाइनो एसिड्स अगर कंबाइन हो जाएंगी तो अब ये एक प्रोटीन तैयार हो गया। सो दिस इज प्रोटीन। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक न्यूट्रिएंट है जो कि लॉन्ग चेन है किसकी, अमाइनो एसिड्स की। और अमाइनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके अंदर सल्फर या फास्फोरस भी हो सकता है। अब बच्चों, अमाइनो एसिड्स की बात हुई, प्रोटीन चूंकि अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हुए होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स 20 किस्म के होते हैं। ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, सिर्फ 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं और यही 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। सो अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक कहलाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उन अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रिपेयर हो सकते हैं, बन सकते हैं। हमारा लीवर इन अमाइनो एसिड्स को बना सकता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारे लीवर में तैयार हो सकते हैं उनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। और 20 में से इनकी तादाद है 11। 20 में से 11 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर हो सकते हैं, लिहाजा ये हमारी डाइट में नहीं हो या कम हो चल जाएगा। जबकि ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। इनकी तादाद 9 होती है। और जाहिर बात है, ये अगर हमारी बॉडी नहीं बना सकती तो फिर ये आपकी डाइट का एसेंशियल कंपोनेंट होंगे। आपको डाइट में लाजमी ये अमाइनो एसिड्स लेने होंगे क्योंकि आपकी बॉडी इनको नहीं बना रही। सो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं और अमाइनो एसिड्स की तादाद है 20। इन 20 में से 11 अमाइनो एसिड्स इंसान के जिस्म में तैयार हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में तैयार नहीं हो सकते और उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अब प्रोटीन के रोल की बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे बड़ा बिल्डिंग मटेरियल है, यानी हमारी बॉडी में ज्यादातर चीजें प्रोटीन से ही बनती हैं। हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हमारी जो स्किन है उसका प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तमाम हार्मोन जो हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं हमारी बॉडी में, वो हार्मोन्स भी अमाइनो इनसे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीजेंस जो हमारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, वो भी अमाइनो एसिड ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। आपके ब्लड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी मदद से आप गैसेस को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। सेल्स में आए तो सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, इन सबका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा चैप्टर 4 में, सेल्स एंड टिश्यूज में। आपने देखा था कि जो मेम्ब्रेन होता है उसमें जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। तो हमारे सेल्स की तमाम मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए भी आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी में ज्यादातर चीजें प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, इसीलिए हमने प्रोटीन को बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी कहा। और जाहिर है हमारी बॉडी में जब ये चीजें बना रहा है, हमारी बॉडी में मसल्स बना रहा है, स्किन बना रहा है, नेल्स बना रहा है, एंजाइम्स बना रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट
हमारी बॉडी का कोई पार्ट है उसमें रिपेयरिंग होनी है, सेल्स की रिपेयरिंग होनी है, मेम्ब्रेन्स की रिपेयरिंग होनी है, इन सब में प्रोटीन मदद करता है। इसके अलावा एनर्जी का सोर्स भी है, ये एनर्जी का सोर्स भी है, इससे आपकी बॉडी एनर्जी भी हासिल करती है। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके एनर्जी रिलीज हो जाती है। बट ये एनर्जी का थर्ड सोर्स होता है। आपकी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ऑब्टेन करेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर आपकी बॉडी फैट्स में से एनर्जी ऑब्टेन करती है। और अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है आपकी बॉडी में, आपकी डाइट में फैट भी खत्म हो गया, तो फिर प्रोटीन को ब्रेक करके प्रोटीन से एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये एनर्जी का सोर्स है, बट इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इसकी भी रीजन है, आपकी बॉडी प्रोटीन बचाने की कोशिश कर रही है, कार्बोहाइड्रेट से पहले एनर्जी निकाल रही है, फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट को कुर्बान किया जा रहा है, फैट से एनर्जी हासिल की जा रही है। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर प्रोटीन की बारी आ रही है। यानी कि प्रोटीन को बचा रही है ना आपकी बॉडी। क्यों बचा रही है? क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन को एनर्जी के बजाय आपकी बॉडी में चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो इसलिए आपकी बॉडी इसको बचाती है। बट अगर जाहिर है आपके पास कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, फैट नहीं है, तो फिर एनर्जी कैसे हासिल करें? तो फिर बॉडी आपकी प्रोटीन को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी हासिल करती है। और हमारी बॉडी में अगर कोई एक्सेस प्रोटीन होता है तो वो लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, लीवर उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर कार्बोहाइड्रेट अगर एनर्जी के लिए यूटिलाइज होना है तो एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाए, और अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर होना है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात करें अगर हम, तो नट्स, जो हमारे जो गोश्त होते हैं, मुर्गी का गोश्त, मछली, सी फूड, रेड मीट, एग, बीन्स, वेजिटेबल्स, दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सो ये प्रोटीन हो जाते हैं जी। अब आते हैं थर्ड न्यूट्रिएंट पे, फैट्स। बच्चों, फैट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। देखिए, अभी तक जो आपने दो न्यूट्रिएंट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, दे आर वाटर सॉल्युबल, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बट फैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बात याद रखिएगा, जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो तब आप देखिएगा, चूंकि हमारे ब्लड में पानी होता है तो ब्लड में वही चीजें डिसॉल्व हो पाएंगी जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे। बट ये फैट हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हम फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे कि अगर ये हमारे ब्लड में नहीं जा रहा तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये किस चीज में फिर डिसॉल्व होगा, ये फिर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे। तो फैट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो, पहली बात है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने हुए होते हैं, बट इनके अंदर ऑक्सीजन का रेशियो बहुत कम होता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको याद होगा 2:1, बट इसके अंदर ऑक्सीजन का रेशियो बहुत कम होता है। जैसे नीचे देखें आप, एक फैट आपको बताया हुआ स्टेरिन, इसका फॉर्मूला देखें C57H110O6, यानी एक स्टेरिन मॉलिक्यूल में 57 कार्बन एटम्स हैं, 110 हाइड्रोजन एटम्स हैं और सिर्फ 6 ऑक्सीजन है। यानी कि ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट की तरह, बट इसके अंदर ऑक्सीजन का रेशियो इंतहाई कम है। तो ये 3 कैरेक्टर हो गए फैट के। पहला, फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा, दे हैव लेस रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में जो सबसे मोस्ट कॉमन जो लिपिड पाया जाता है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स देख लें, एक पॉलीमर हो गया ना, 4 मोनोमर से ये मिलके बना हुआ होता है, जिनमें से 3 एक जैसे होते हैं, फैटी एसिड कहलाता है, और एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ग्लिसरॉल कहलाता है। तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं। ये चारों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बन जाती है, छोटी सी, जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारी बॉडी में
फैट होता है, सबसे ज्यादा फैट ये पाया जाता है। और इसके मोनोमर्स कौन से हो गए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब इसके रोल की बात करें तो प्रोटीन में मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट की बारी होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने की। सो द बॉडी नीड फैट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। फैट आर द स्लोवेस्ट बट मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। देखें, सबसे पहले आपकी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करनी है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, नहीं है, खत्म हो गई, एनर्जी अब भी चाहिए, तो फिर आपकी बॉडी में फैट को ब्रेक करके एनर्जी हासिल की जाती है। तो इसका मतलब हो गया इट इज द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। यह हमारे जिस्म में सेकंड सोर्स होता है एनर्जी का। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट में कम एनर्जी है, इसमें ज्यादा एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले क्या है? अगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में लूं ग्लूकोज जैसे कि मोनोसेक्राइड C6H12O6, सिर्फ 24 एटम थे, तो कम बॉन्ड है, कम एनर्जी होगी। जबकि फैट में देखें आपने अभी एक स्ट्रक्चर देखा था फैट का, C57H110O6। फैट के एक मॉलिक्यूल में अच्छे खासे बॉन्ड है, लिहाजा इन तमाम बॉन्ड्स को जब आप ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो फैट में चूंकि बॉन्ड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लिहाजा फैट में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी है। फैट को ब्रेक करेंगे बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे एनर्जी कम मिलेगी। बट अगर फैट में एनर्जी ज्यादा है, फैट में एनर्जी अगर ज्यादा है, तो फिर बॉडी फैट को ही ब्रेक क्यों नहीं करती पहले? क्यों कार्बोहाइड्रेट को पहले ब्रेक कर रही है बॉडी? जिसम में पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा है, बाद में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट ब्रेक हो रहा है। क्योंकि फैट जो है उसको ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है वो इंतहाई स्लो है। जाहिर बात है, ज्यादा बॉन्ड है तो इन ज्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो है तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स, बट बड़ी स्लो ब्रेक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की निस्बत प्रोटीन की निस्बत डबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डबल टाइम लेंगे ये उससे ब्रेक होने में। सो इस वजह से आपकी बॉडी इसको सेकंड सोर्स पर रखती है। तो एनर्जी के एतबार से सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करती है, क्योंकि उसको ब्रेक करना इजी होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर फैट की बारी आती है, फिर फैट को ब्रेक किया जाता है। फैट को ब्रेक करके एनर्जी निकालने का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंतहाई स्लो होता है, बट फैट ब्रेक करने से जिस्म को अच्छी खासी एनर्जी मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी मिल जाती है। और अगर फैट भी एब्सेंट है तो फिर प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है और प्रोटीन को ब्रेक करके एनर्जी निकाली जाती है। ये क्यों हो रहा है थर्ड पे? क्योंकि प्रोटीन से बॉडी की बिल्डिंग हो रही है, बॉडी को बनाया जा रहा है। तो फैट इज द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। इट कंटेन्स डबल एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बट दे आर स्लोएस्ट टू ब्रेक। इसके अलावा इसका और भी बहुत सारे दूसरे काम हैं। फैट हमारी स्किन के नीचे एक टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और इससे फिर आपकी बॉडी के अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है जो आपकी बॉडी में हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा स्किन, हेयर, इनको बनाने के लिए ये आपको फैट्स चाहिए होते हैं। हार्मोन्स की कुछ हार्मोन्स हैं, उनमें भी आपको फैट्स चाहिए होते हैं। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है। और जो हमारी बॉडी में एक्सेस फैट होती है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाती है। सोर्सेज की बात करें तो फैट के जो मेजर सोर्सेज हैं वो ऑयल्स होते हैं, योगर्ट है, वॉलनट है, मिल्क में भी फैट पाया जाता है, एग्स में भी, बादाम वगैरह इनमें भी फैट जो है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन की। बच्चों, जो अभी हमने 3 न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका ताल्लुक तो एनर्जी था, एनर्जी रिलेटेड थे। वो विटामिन पर आते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपको बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। दे आर नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की तरह इनको ब्रेक करके इनसे एनर्जी नहीं निकाली जाती। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, बस ये तीन आपकी बॉडी के अंदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं। इन तीन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके आपकी बॉडी एनर्जी हासिल करती है, जबकि विटामिन्स को ब्रेक करके एनर्जी हासिल नहीं होती। सब चूंकि इससे आपको एनर्जी नहीं चाहिए, लिहाजा ये फिर जाहिर बात है स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होंगे। तो विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनर्जी के लिए हासिल नहीं किए जा रहे, दैट इज वाई दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो फिर ये क्यों हासिल किए जा रहे हैं अगर ये एनर्जी के लिए हासिल नहीं किए जा रहे हैं? आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ और कुछ ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन चाहिए होते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे, जैसे आंखें हैं, विटामिन ए मिलेगा तो आंखें अच्छी फंक्शंस करेंगी, विटामिन ए नहीं मिलेगा तो आंखों की फंक्शनिंग मुतासिर हो सकती है, आंखों का काम जो है वो खराब हो सकता है। तो हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कुछ हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको विटामिन की जरूरत होती है। बस सिर्फ उन्हीं के लिए, इसी काम के लिए जरूरत है, लिहाजा ये आपको सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। एनर्जी के सोर्सेज ये नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सो विटामिन आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, essential for growth and proper functions of body part. They are not the source of energy. अब हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक कहलाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि फैट में, ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। उन विटामिन को हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, पानी में हल हो सकते हैं, उन विटामिन को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और इन विटामिन में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अब इनके रोल पर देख लेते हैं जी एक नजर। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो है इट इज एसेंशियल फॉर विजन एंड स्किन, आंखों के लिए, देखने के लिए, और यानी कि आइज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और स्किन के लिए ये इंतहाई जरूरी है। विटामिन डी जो है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए होता है जी। विटामिन डी होगा तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, विटामिन डी नहीं होगा, कम होगा तो बोन्स जो है वो वीक होगी। विटामिन ई जो है वो मसल्स के लिए आपको जरूरत होती है। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी जो है वो भी मसल्स के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी जो है वो दांत और गम्स के लिए एसेंशियल होता है। अगर हम इनकी डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, आई इन्फेक्शंस, स्किन हमारी रफ हो जाएगी, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बूढ़े लोगों में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया टाइप की डिजीज हो जाती है। विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन ई की तो स्टेरिलिटी और एनीमिया हो जाता है, खून की कमी को कहते हैं। विटामिन के जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी, और विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाता है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। अब तक जितने भी आपने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन, ये सारे कंपाउंड्स थे, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। एक तो ये कंपाउंड्स थे, यानी कि एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर उनसे बनते हैं ना कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स थे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। जबकि ये कंपाउंड्स नहीं होते, मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं। ये सिंपल से एलिमेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऐसे ये सिंपल से एलिमेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ये भी विटामिन के तरह एनर्जी का सोर्स नहीं है। एनर्जी के सोर्स तो बस वो तीन थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ये भी एनर्जी सोर्सेज नहीं होते, बल्कि आपकी ग्रोथ और बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं, यानी बिल्कुल विटामिन की तरह है। विटामिन की तरह ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, विटामिन की तरह ये ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं। बस फर्क किस चीज का है? विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जबकि ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो फिर वही
ग्रोथ और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बॉडी में डिवेलप होना शुरू हो जाती है। अब कुछ मिनरल्स और उनके रोल्स पर बात करें तो एक मिनरल है जी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारी बॉडी में जो नर्व इम्पल्सिस का बनना और उनका ट्रैवलिंग करना होता है उनके लिए जरूरी होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम नर्व इम्पल्स को बनाने और उनको प्रोपगेट करने के लिए चाहिए होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स, आपने याद पढ़ा है ना चैप्टर एंजाइम्स, क्या आपके जो है वो एक्टिवेटर्स होते हैं, और एक्टिवेटर जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो उनके लिए एक्टिवेटर्स के तौर पे बहुत सारे मिनरल्स आपको एंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए भी चाहिए होते हैं। इसी तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल होता है आयरन, जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो अटैच होता है। हीमोग्लोबिन जो है उसको बनाने में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। और हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड का एक पार्ट है जिसके जरिए गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है। कैल्शियम आपको चाहिए जी बोन्स और दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनाने में चाहिए होता है स्टमक के अंदर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन होता है। सो ये होते हैं जी मिनरल्स, ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो एनर्जी के सोर्सेस नहीं है, ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं। ये होंगे तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम करेंगे, हमारी ग्रोथ सही होगी, प्रॉपर होगी। ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में ग्रोथ और हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास बात करते हैं जी अगले न्यूट्रिएंट की, वाटर। वाटर की बात करते हैं। वाटर तो आप सब जानते हैं जी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो है वाटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम एक सेल की बात करें, एक नॉर्मल सेल की बात करें, तो तकरीबन 70 से 90% जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। एक सेल का प्रोटोप्लाज्म 70 to 90% इज मेड अप ऑफ वाटर, और बाकी जो 10 to 30% जो चीजें वो वही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। पानी की कमी, कुछ अगर हमारी पानी की कमी हो जाए तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इससे फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और इवन डेथ भी हो सकती है। पानी के रोल पर बात करें तो वाटर जो है एंजाइम्स की, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक्वेटिक मीडियम में काम करते हैं, लिहाजा वाटर जो है वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सारे एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं, एक्वेटिक मीडियम्स में होते हैं। तो वाटर जो है वो आपके ना सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शंस और एंजाइम्स, इन दोनों को एक्टिविटी के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ये सॉल्वेंट के तौर पर रोल अदा करता है। ब्लड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ब्लड के अंदर तकरीबन 55% जो है वो प्लाज्मा है, जो कि ऑलमोस्ट वाटर से बना हुआ होता है। एक्सक्रीशन के अंदर ये बहुत अहम रोल है। हमारी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो सब वाटर में डिसॉल्व होके यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकलता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सब्सटेंसेस जो हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ब्लड में डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ब्लड के अंदर वाटर मौजूद होता है और वाटर में ये चीज़ें डिसॉल्व हो रही होती है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी आपको जो है वो वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जब गर्मी होती है तो वाटर हमारा एवेपोरेट होता है स्वेटिंग की शक्ल में, जिससे हमारी बॉडी को थोड़ी कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होती है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट ज़मीन से जितने मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा था, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा था? वाटर में डिसॉल्व करके। तो प्लांट को मिनरल से इनटेक करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। और अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर इनडाइजेस्टिव सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स को कहा जाता है। देखिए बच्चों, आप फ्रूट्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्चुअल में प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के पार्ट होते हैं। प्लांट्स के पार्ट का मतलब है ये प्लांट सेल्स से बने हुए होंगे। प्लांट सेल्स का मतलब है इनमें सेल वॉल होती है। और हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ये डाइटरी फाइबर असल में सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं। ये सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं, वही सेल्यूलोज के फाइबर्स जो प्लांट सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो जब आप फल और वेजिटेबल्स खाते हैं तो एक्चुअल में आपने प्लांट सेल के वॉल का सेल्यूलोज भी ले लिया। ये जो प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज है
इसको आप कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। ये इनडाइजेस्टेबल है, यानी हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं होते जो सेल्यूलोज को ब्रेक कर सके। हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में सेल्यूलोज ब्रेक नहीं होता। हम इसको खाएंगे सेल्यूलोज की शक्ल में, फिर बैक्टीरिया हमारे गट्स में मौजूद होते हैं और बैक्टीरिया इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। हमारे पास इसका एंजाइम नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। डाइटरी फाइबर्स का रोल क्या है जी? इट प्रोवाइड बल्क टू द फूड इन द इंटेस्टाइन बाय रिटेनिंग वाटर। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैरास्टैल्टिक मूवमेंट होती है वो स्टिमुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में ये मदद देता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर लेवल को भी लोअर करता है। बहुत सारे ऐसे सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होंगे लेकिन पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करते हैं। सो ये थे जी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन एंड स्किन। कौन सा जो विटामिन है वो विजन और स्किन के लिए जरूरी होता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। ग्लाइकोजिन इज अ मॉलिक्यूल दैट बिलोंग टू। ग्लाइकोजिन जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो ग्लाइकोजिन कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉज, विटामिन के की कमी से इनमें से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? तो इसका जवाब है एनीमिया। इट इज कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बिल्डिंग मटेरियल कंसिडर किया जाता है जी इनमें से किसको? तो ये भी हमने पढ़ा, प्रोटीन को हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इज, हमारी बॉडी में या ओवरऑल अमाइनो एसिड जो है वो उनकी तादाद कितनी होती है? तो 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में जो एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसको बनाने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए होता है? तो मैंने आपको बताया था आयरन चाहिए होता है हीमोग्लोबिन को बनाने में। इट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ये अच्छा सोर्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट होगा लेकिन अच्छा ज्यादा मिकदार में नहीं होगा। तो देखिए पोटैटो, ग्रेप्स और मैंगोज, ये तीनों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत है। पोटैटो में स्टार्च होता है, ग्रेप्स और मैंगोज फल हैं जी, मीठी होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स है। पल्सेस आर नॉट द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रक्चरल रोल इन द बॉडी? बॉडी को बनाने में या स्ट्रक्चरल रोल किसका है? प्रोटीन का। ये वही है, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रक्चरल रोल प्रोटीन का होता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना है और जो न्यूट्रिएंट्स की 7 कैटेगरीज है उनके नाम लिखने हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, मटेरियल और सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और आपने उसकी 7 कैटेगरीज लिख दी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैट। फैट पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आज के लेक्चर में हमने इन्हीं पर ही बात की है। तो आपने शॉर्ट नोट में फैट की डेफिनेशन लिखनी है, उसका रोल लिखना है और उसके सोर्सेस लिखने हैं। जैसे हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, हमने हर न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा, उसकी एक डेफिनेशन पढ़ी, रोल पढ़ा, उसका क्या रोल है और सोर्सेस देखी। तो इसी तरह आप इसको फैट को आपने इसको डिफाइन करना है। ये आपके सामने इसका जवाब मौजूद है, देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनरल्स। आपको मिनरल्स पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तब आपने मिनरल्स पर भी वही पैटर्न अपनाया। पहले आपने मिनरल्स की एक डेफिनेशन लिखी, मिनरल्स का रोल लिखा और फिर सोर्सेस ऑफ मिनरल लिखा। तो इस आंसर को भी नोट डाउन कर लिएगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर। वाटर पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सब वाटर में डेफिनेशन हो सकती है, रोल हो सकता है, लेकिन सोर्स तो नहीं हो सकता ना। सोर्स वाटर का क्या होगा? वो तो वाटर का सोर्स पानी। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ 2 डेफिनेशन, 2 हेडिंग सी रखी, एक वाटर जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन लिख दी और एक हेडिंग में हमने उसका रोल मेंशन कर दिया। रोल वही है जो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइटरी फाइबर्स और रोगेज। डाइटरी फाइबर्स को रोगेज भी कहा जाता है। तो आपने डाइटरी फाइबर्स में लिखा उसकी डेफिनेशन और उसका रोल आपने लिख दिया। इस सवाल के आंसर को भी नोट डाउन कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
राइट डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन की जो दो टाइप्स बताई आपको उन पर डिफरेंसेस लिखने हैं। तो ये आपके पास फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन और उनके डिफरेंसेस है। फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने आपको बताया जो फैट में डिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते, और वाटर सॉल्युबल जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, फैट में डिजोल्व नहीं हो सकते। तो इनके अदर डिफरेंसेस आपके सामने मौजूद हैं, नोट डाउन कर लिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वाई फैट्स आर कॉल्ड मोस्ट इफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। फैट को हम मोस्ट इफिशिएंट फॉर्म क्यों कहते हैं? ये इसका आंसर हो गया, फैट्स आर द स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। Each gram of fat supply the body with about 9 calories, more than twice that supplied by protein or carbohydrate. Because fat are such an efficient form of energy, the body store any excess energy as fat. अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो डिटेल क्वेश्चन में पहला सवाल आपके पास है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट पर आपका जो शॉर्ट नोट है वो डिटेल क्वेश्चंस में आ सकता है, सेक्शन सी में आ सकता है। आपने इसमें कार्बोहाइड्रेट की पूरी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी जो दो टाइप्स हैं, रोल, सोर्सेस, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है जो आपको आज के लेक्चर में समझाई गई। उसकी दो टाइप्स हैं, ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स को कहते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेक्राइड्स को कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का रोल हो गया जी, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और आखिर में आपने सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेंशन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन। आपने प्रोटीन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसमें भी आपने कौन कौन सी हेडिंग्स इंक्लूड करनी है? प्रोटीन को आपने डिफाइन करना है, लिहाजा एक प्रोटीन की हेडिंग होगी। फिर जो अमाइनो एसिड्स की दो टाइप हमने डिस्कस की, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो दोनों टाइप्स आपकी होनी चाहिए। फिर थर्ड हेडिंग होगी रोल्स ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन का किरदार, प्रोटीन की बॉडी में क्या रोल होता है। और फिर आखिरी जो हेडिंग होगी वो होगी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट आर विटामिन, डिस्क्राइब टाइप ऑफ विटामिन। आपको विटामिन बयान करना है कि विटामिन क्या होते हैं, और जो टाइप है वो बयान करनी है। सो आपने सबसे पहले विटामिन की हेडिंग की, विटामिन को डिफाइन किया, फिर उसकी दो टाइप्स होती हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में है तो फिर हम इस विटामिन को और डिटेल में लेके जाएंगे, एक टेबल बनाते हैं। इसमें हमने विटामिन को नाम लिखे, विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, इन सारे विटामिन के रोल और उनकी डिफिशियंसी डिजीज भी लिखी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैल्शियम। कैल्शियम पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, कैल्शियम का ये शॉर्ट नोट है, नोट डाउन कर लिएगा। कैल्शियम इज अ मिनरल दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ इन एडिशन टू बिल्डिंग bones and keeping them healthy. Calcium enable our blood to clot, our muscles to contract, and our heart to beat. About 99% of calcium in our body is in our bones and teeth. Calcium metabolism, it refers to the movement and regulation of calcium ion in our body. Good calcium nutrition along with low salt and high potassium prevents from hypertension and kidney stones. सोर्सेज ऑफ कैल्शियम की हेडिंग में आपने लिखा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, चीज, वेजिटेबल्स, एग्स, ब्रेड, फ्रूट्स, फिश एंड सीरियल्स। और अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं, फेंटिंग, चेस्ट पेन, नमनेस और टिम्बलिंग, वॉइस चेंज, हार्ट फेलियर, विजिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और मसल क्रैम्प। तो ये हो गया जी कैल्शियम पर एक शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयरन। आयरन की आपने हेडिंग लिखी, आयरन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट पार्टिसिपेट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन मैनी फूड, हाउएवर as iron can form free radicals, its excessive amount can lead to tissue damage. आयरन मेटाबॉलिज्म की हेडिंग डाल के आप लिखते हैं, इट रेफर्स टू द मूवमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ आयरन इन आवर बॉडी. It is essential component of hemoglobin in blood and myoglobin in muscles. It participates in metabolic process like DNA synthesis and electron transport. Sources of iron, it is obtained from meat, liver, eggs, fruit and vegetables. फिर लेफ्ट हेडिंग है डेफिशिएंसी सिम्टम्स. आयरन की डिफिशिएंसी से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, एक्सट्रीम फटीग, फास्ट हार्ट बीट, वीकनेस, इन्फ्लेमेशन और सोरनेस ऑफ टंग, pale skin, shortness of breath,
headache, poor appetite in infants, chest pain, brittleness और dizziness. So ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड 7 कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.